हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो हमारे फर्स्ट फ्लाइट की वेरी फर्स्ट पोम है, जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी हुई, जो कि बहुत सिंपल सी 2 स्टांजा की हमारी पोम है। पोएट हमको कहना क्या चाहता है इस पोम में? पोएट जो होते हैं वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए होते हैं। वो हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ होता है। हेमलॉक ट्री पूरा स्नो से कवर होता है। पोएट बहुत ज्यादा सैड होते हैं, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। जो क्रो होता है उस ब्रांचेस को शेक करता है और उसके ऊपर, मतलब जो पोएट होते हैं उनके ऊपर डस्ट के कुछ पार्टिकल्स गिर जाते हैं, जिसको डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। यही एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो पूरा पोएट का मूड चेंज कर देता है। वो सैड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसमें से वो बहुत ज्यादा हैप्पी और पॉजिटिव हो जाते हैं। इस 2 स्टांजा के पोम के थ्रू हमको पोएट बताना क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत सारी हमको भी प्रॉब्लम्स होती है, बट नेचर के पास में वो पावर है कि छोटी सी चीज के थ्रू वो तुम्हारा दिन पूरा का पूरा सही कर दे, तुम्हारा मूड चेंज कर दे पूरा। हो सकता है तुमको सॉल्यूशन भी दे दे। हमको हमारा जो दिन है, हमारी जो पूरी लाइफ है, या तो हमारा कोई भी मूवमेंट है, वो किसी भी चीज पे रिग्रेट करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमको ऐसा बहुत लग रहा हो कि इस चीज का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगी, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई। बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। नेचर के पास में वो पावर है कि वो तुम्हारा जो मूड है वो उसको चेंज करे, फ्रेश कर दे। और वो फ्रेश मूड के थ्रू, फ्रेश माइंड के थ्रू अगर तुम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोचोगे तो हो सकता है तुमको उस चीज का सॉल्यूशन भी मिल जाए। यही छोटा सा और प्यारा सा मैसेज हमको ये पोम देती है। चलिए, पोम पढ़ने से पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत सुंदर सी छोटी सी 2 स्टांजा की पोम लिखी है उन्होंने। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री मतलब कि पॉइजनस प्लांट, मतलब कि ट्री, ठीक है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। कहना क्या चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री सडनली शेक द ब्रांचेस। बिकॉज ऑफ दिस सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो called dust of snow fall down on the poet. This is a small and simple natural incident. The crow and the hemlock tree are usually seen unpleasant thing, but there are they become important. पहले स्टैंजा में हमको ये बताया गया है कि हमारे जो पोएट है वो किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा सैड थे, और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, जिसने उस हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस को शेक किया। शेक करने की वजह से जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको क्या बोला गया है, डस्ट ऑफ स्नो, वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। और ये एक छोटा सा नेचर का इंसिडेंट था, सिंपल सा इंसिडेंट था, बट वो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो यूजुअली कैसे सीन किया जाता है, अनप्लीजेंट, ठीक है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, उस तरीके से देखा जाता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज करके गया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मतलब कि हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि जिस कोई पर्टिकुलर पार्ट को वो, मतलब बाकी के बच्चे उनके रेस्ट ऑफ द डे को वो रिग्रेट में या तो नेगेटिविटी के साथ में निकालने वाले थे, उसको पॉजिटिव कर दिया उन्होंने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आफ्टर द स्नो फॉल्स ऑन हिम द पोएट्स मूड चेंजेस। जैसे ही वो स्नो पार्टिकल्स, जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरे थे, वैसे ही उनका मूड चेंज हो गया। ही वॉज फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी बिफोर। वो बहुत ज्यादा दुखी, अनहैप्पी फील कर रहे थे। बट द स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मेक्स हिम फील फ्रेश एंड पॉजिटिव। बट ये एकदम अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, जिसको उन्होंने एकदम पॉजिटिव, फ्रेश फील करवाने लगे। द पोएट सेज इट saved the rest of his day which he was regretting earlier। मतलब कि जो बाकी का बचा हुआ दिन था, जो उनको ऐसे लग रहा था कि वो जो कि गंदा जाने वाला है, वो भी नेगेटिविटी के साथ में जाने वाला है, बट एक छोटे से नेचर के इंसिडेंट ने उनका पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया और बाकी का दिन अभी उनका पॉजिटिविटी के साथ में अच्छा जाने वाला है, खुशी खुशी जाने वाला है। नाउ हिज डे बिकम्स बेटर बिकॉज ऑफ दिस लिटिल इंसिडेंट। और अभी उनका दिन खुशी खुशी के साथ में जाने वाला है। अभी वो ज्यादा नेगेटिव नहीं है, वो सैड नहीं है, अभी वो खुश हो चुके हैं।
कहने का मतलब यही था, बस यही 2 स्टांजा के हमारी पोम है। कहने का मतलब यही था कि नेचर के पास में वो पावर है कि वो हमारा जो दिन है, हमारी कोई जो सिचुएशन है, उस हमारा जो पूरा माइंड है, वो भले कितने बैड मूड में क्यों ना हो, उसके उसमें से अच्छी चीज में वो चेंज कर सकते हैं। नेचर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशन के थ्रू निकलते हैं, हमारे पास में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसका लोड हम हमारे दिमाग में लेके चलते रहते हैं, बट एक छोटे से नेचर के इंसिडेंट की जरूरत होती है हमको, जैसे पोएट को मिला। वही एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे पूरे मूड को लाइट कर देता है, फ्रेश कर देता है। हो सकता है वो छोटा सा इंसिडेंट हमको वो पर्टिकुलर चीज, मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो या तो कोई टेंशन हो, उसके लिए सॉल्यूशन भी दे के जाए। अगर हम फ्रेश माइंड से सोचते तो हमको बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाता है। हो सकता है कि वो ये फ्रेश स्टार्ट हो इस चीज के लिए। यही छोटा सा मैसेज हमको ये छोटी सी पोम दे के जाती है। बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी पोम है। आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? Dust of snow क्या है poet का mood? Dust of snow ने कैसे change कर दिया? The dust of snow means the fine particles of flakes of snow. The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. मतलब कि जो स्नो के पार्टिकल्स है उसको डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, और इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो पोएट का मूड था वो चेंज हो गया। जो पहले सैड थे अभी वो हैप्पी हो चुके हैं, और अभी वो फ्रेश फील कर रहे हैं, और उनका जो बाकी का दिन है, मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द डे है, वो इंजॉयमेंट के साथ में वो निकालने वाले हैं। How does Frost present nature in the poem? The following question may help you think of an answer. जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, प्रेजेंट नेचर इन द पोम, वो नेचर को कैसे दिखाते हैं पोम में? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। यही सारे क्वेश्चन है जिसका हमको आंसर करना है। हम 1 by 1 क्वेश्चन देखते जाते हैं और उसके आंसर्स देखते जाते हैं। मैं चाहती तो यहाँ पे ही आंसर लगा देती, बट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इसी फॉर्मेट में दिया गया है, इसलिए तुमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से भी मैंने ही सेम फॉर्मेट को मेंटेन किया है, ठीक है। तो ज्यादा फिर बड़बड़ मत करना कि इधर ही आंसर दे देते। माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। चलो, वॉट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स? मतलब कैसे कौन कौन से बर्ड्स है जिसको यूजुअली हम पोम्स में देखे जाते हैं, मतलब उनका नाम हमको देखने के लिए मिल जाता है। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोम्स? क्या हमको ऐसा लगता है कि क्रोस को ज्यादातर पोम्स में लिया जाता है? नहीं लिया जाता। What images come to your mind when you think of a crow? और हमारे दिमाग में ऐसी क्या क्या इमेजेस आती है जब हम क्रोस के बारे में सोचते हैं? Generally, Frost present nature in a very different manner in the poem, और ये है हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला आंसर। Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, myna, and trees full of beautiful flowers and fruits, etc. But here Frost has taken a totally different approach. He chose a crow which is not often used in poems. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. Thinking of a crow brings very depressing, sorrowful picture to our mind. मतलब कि जनरली जो पोएट होते हैं ना, वो पोएट क्या करते हैं, पिकॉक है, फिर हमारे पैरेट हो गए, मतलब कि जो अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, ठीक है, उनका यूज करके पोम लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या, और अच्छे अच्छे ट्रीज जिसपे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, उस ट्रीज को यूज करके पोम लिखते हैं। बट यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, क्रो को लिया है, एकदम उनका डिफरेंट अप्रोच दिखाया गया है। क्रो को लिया, और क्रो क्या होता है, एकदम अनप्लीजेंट, उसका कलर भी ब्लैक होता है, जो कि एकदम अनप्लीजेंट चीज दिखाने के लिए यूज होता है। और दूसरी चीज कि वो उसके जो वॉइस होता है, जो उसकी आवाज है, वो भी बहुत ज्यादा हार्श होती है। यही चीज हमको दिखाने के लिए पोएट ने हमको इस चीज में हमको इस पोम में बताया गया है, जो कि एक बैड सिंबल है, ठीक है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरफुल पिक्चर टू आवर माइंड। और जैसे ही हम क्रो के बारे में सोचते, वैसे ही हमारे दिमाग में एकदम डिप्रेसिंग सी इमेज बन जाती है। ओके, सेकेंड वाला है क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री?
Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? कि hemlock tree क्या है, पोएट ने सुंदर सुंदर ट्रीज के बारे में क्यों नहीं लिखा, बल्कि इस अनप्लीजेंट ट्री के बारे में ही क्यों पोम लिखी, जैसे इस अनप्लीजेंट बर्ड को लेके पोम लिखी है वैसे ही, ठीक है. Hemlock tree is poisonous plant with small white flowers. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple, and pine trees. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually, he did so to present his mood and feeling. मतलब अगर चाहते तो वो दूसरे ट्रीज जो अच्छे अच्छे ट्रीज है उसको ले सकते थे, बट उन्होंने यही पॉइजनस ट्री को इस वजह से लिया क्योंकि वो उनका मूड और उनकी जो फीलिंग थी वो दिखाना चाहते थे. कितनी गंदी, मतलब कि कितनी गंदी उनकी, कितनी बैड उनकी फीलिंग्स है, ठीक है, वो कितने दुखी है, वो चीज दिखाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने हेमलॉक ट्री यूज किया है. ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक represent joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stands for? क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो डस्ट ऑफ स्नो के साथ में क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं वही पूछी गई है. द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. मतलब कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो क्रो और हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट करके जो सॉरो और डिप्रेशन दिखाना चाहते हैं, और ये सॉरो और डिप्रेशन कौन फील कर रहा है? पोएट. जो पोएट सॉरो और डिप्रेशन फील कर रहे हैं वो इस हेमलॉक ट्री और क्रो को यूज करके हमको पोम में बताया गया है. The dust of snow is the symbol of nature, natural joy and energy. Dust of snow क्या है? एकदम natural joy और energy का symbol है. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. Dust, और जो ये dust of snow है, ठीक है, जो कि crow के थ्रू शेक, ब्रांचेस शेक होके, जो हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस थी वो शेक होके पोएट के ऊपर गिर गया था. ये जो डस्ट स्नो के पार्टिकल से डस्ट ऑफ स्नो है वो हमको क्या दिखाता है कि वो जो सैड और उनका डिप्रेसिंग मूवमेंट था, ठीक है, उनका जो डिप्रेसिंग टाइम था वो उनसे दूर ले गया. वही एक चीज जो कि बहुत ऑप्टिमिज्म वाली चीज थी, बहुत पॉजिटिव चीज थी, और उनके लाइफ में क्या लेके आ गया वापस से? जॉय और ऑप्टिमिज्म. मतलब कि उनका जो रेस्ट ऑफ द डे है वो अभी खुशी के साथ में, ऑप्टिमिज्म के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में निकलने वाला है. बस यही बताना चाहते हैं पोएट. और यहाँ पे होती है हमारी छोटी सी वीडियो खत्म. हमने डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन देख लिया और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, ठीक है. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.